नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, फिर वही सियासत जो हमने इससे पहले भी देखी थी, जब कांग्रेस ने अपना एक पोस्टर जारी किया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का चेहरा सर तन से जुदा दिखाया था। हालांकि बाद में कांग्रेस ने ये माना था कि इसमें उन्होंने केवल एक सांकेतिक तस्वीर इस्तेमाल की है, इसमें प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया और इसे ये समझा जा रहा है कि एक पोस्टर के जवाब में फिर वही पोस्टर वॉर। ऑपरेशन सिंदूर भले ही स्थगित हुआ है, लेकिन भारत में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सियासत नॉन स्टॉप जारी है। सेना साफ कर चुकी थी कि हमारा कोई भी लड़ाकू विमान पाकिस्तान का निशाना नहीं बना। सेना ये भी साफ कर चुकी थी कि हमने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा है। सेना ने यह भी बता दिया था कि हमारा टारगेट सिर्फ आतंकियों के ठिकाने थे। इसके बाद भी सवालों की कोई गुंजाइश बचती थी क्या? लेकिन राहुल गांधी ने एक के बाद एक सवालों की ऐसी झड़ी लगा दी जिसे पाकिस्तान ने लपक लिया और वहां की मीडिया में राहुल गांधी की एक एक लाइन हेडलाइन बन गई। इसके बाद बीजेपी ने मोर्चा संभाला, लेकिन पोस्टर के जरिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के बयान पर विपक्ष बंट गया है? क्या राहुल गांधी को सेना के शौर्य पर सवाल उठाने की आदत लग चुकी है? इससे पहले भी हो चुका है, मैं रेफरेंस दूंगा। इन तमाम सवालों के बीच हम तो यही कहेंगे कि सरकार को घिरते घिरते जनाब क्या से क्या हो गए देखते देखते। आज इन्हीं अहम मुद्दों पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं, आज हमारे साथ कौन कौन से गेस्ट हैं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी होंगी। चरण सिंह सापरा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हर्षवर्धन त्रिपाठी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा हमारे साथ पूर्व राजनायक दीपक वोरा साहब जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल होंगे, आरएलडी के प्रवक्ता। इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे, लेफ्ट के नेता। सबसे पहले शाजिया इल्मी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा क्योंकि सबसे पहला सवाल आपसे यही बनता है, पोस्टर वर्सेस पोस्टर, मतलब राजनीति में अगर आप अपने आप को कांग्रेस से कई पायदान ऊपर मानते हैं तो फिर हमलावर होने के लिए भी तरीका उनका इस्तेमाल करने की बजाय कोई और तरीका इस्तेमाल किया होता, आपको बेहतर नहीं लगता ये? देखिए, पोस्टर बनाम पोस्टर की यहाँ पे बात नहीं है। जब भारत की सेना और आर्म्ड फोर्सेस वार करती हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की दी हुई स्क्रिप्ट क्यों राहुल गांधी पढ़ते हैं? लगता है राहुल गांधी एक ऐसी पाकिस्तानी फिल्म के हीरो हैं जिसके प्रोड्यूसर हैं हाफिज सईद, जिसके डायरेक्टर हैं आसिम मुनीर और जिसकी स्क्रीन प्ले लिखा गया है आईएसआई ने। तो जब वो वही बात करेंगे और वही स्क्रिप्ट से पढ़ेंगे और वही लाइन बोलेंगे और बाकायदा उसकी तस्दीक एक बार नहीं कई बार करेंगे, और वो सवाल जो पाकिस्तान पूछ रहा है और चाह रहा है अपने मीडिया स्लीपर सेल से जो विदेश में है कि वो सवाल पूछे जाएं भारत के लिए, वो सवाल जब राहुल गांधी भारत से पूछेंगे, बावजूद इसके कि डीजीएमओ की ब्रीफिंग्स में वो सारे सवालात के जवाब दे दिए जा चुके हैं, तब आप बताइए कोई क्या कहेगा? अब आप ये बताइए, राहुल गांधी कहाँ के रहने वाले हैं? देश के। देश में विदेश में हर जगह हमारी सैन्य शक्ति का अभिनंदन भी हो रहा है, उसकी गाथाएं भी सुनाई जा रही हैं शौर्य की। मैन बिहाइंड मशीन में कितना फर्क है, इसकी बात भी हो रही है। अब इन सब के बावजूद अब सब जानते भी हैं, एक मिसाइल जो होगा टर्की का बना हुआ, उसने छुआ नहीं है भारतीय भूमि को। एक ड्रोन जो है भेद नहीं कर पाया। बहावलपुर जला, रावलपिंडी चला, हेडक्वार्टर्स जैश ए मोहम्मद के नेस्तो नाबूद हुए। 200 से ज्यादा, और डीजीएमओ की ब्रीफिंग्स में कहा गया है 200 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी खत्म हो गए, हेडक्वार्टर्स के परखच्चे उड़ गए। इतनी ज्यादा डेंस पॉपुलेशन में उनका कोई भी ड्रोन नहीं पहुंच पाया। सोचिए, पूंछ, अखनूर, जैसलमेर, कच्छ, कहाँ और सिरसा तक। अब दिल्ली, हालांकि उसका टारगेट तो दिल्ली होगा, तो आप सोचिए हमारा पूरी की पूरी हमारी जो आबादी है बची रही पूंछ के अलावा, जहाँ पे गोलीबारी के जरिए उन्होंने जो हंगामा किया। लेकिन अब सोचिए कि 700 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स के हमले, और सोचिए कितना होता वो टीएनटी। आप सोचिए जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं वो हम सोच रहे हैं 70,000 किलो के टीएनटी या एक्सप्लोजिव्स, उससे बचा है पूरा देश हमारा।
और बजाय ये कि आप शुक्रिया अदा करें प्रधानमंत्री का नहीं, अपने सैन्य बल का, आप सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप बताइए ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, कौन पढ़ रहा है, वही तस्वीर आप देखिए। ठीक है चरण सिंह सापरा जी, सवाल यह है कि फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर मैं करगिल को याद करूं तो तब भी कफन की बात सोनिया गांधी की तरफ से आई थी। अगर हम पुलवामा की बात करें तो जब हमने स्ट्राइक की थी तो फिर खून की दलाली का बयान राहुल गांधी ने दिया था। एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे गए थे, कहा गया था कि कुछ कौवे मरे हैं, कुछ घास जली है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। ये फालतू की बात है कि इतने आतंकी मारे गए। और अब राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि कितने जेट हमारे मारे गए। पूछना उन्हें ये चाहिए था कि पाकिस्तान के कितने विमान मारे गए। आपको नहीं लगता कि सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल, सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल हो रहा है? नहीं, जरा भी नहीं, इसको आप सेल्फ गोल की नज़र से देख सकते, लेकिन हम नहीं देखते। अगर आप फेयर लिस्ट की बात करें तो मैं भी आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कितने हमले हुए, वो चाहे पार्लियामेंट का हमला हो, पुलवामा का हमला हो या फिर पठानकोट का हमला हो, उसके बाद में आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया, मैं भी आपको एक फेयर लिस्ट गिना सकता। आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा, यहाँ वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। जी सापरा जी बोलिए। तो जितनी फेयर लिस्ट आपने बताई उतनी फेयर लिस्ट मैंने भी बता दी है, या मैं उससे ज्यादा भी फेयर लिस्ट आपको बता सकता हूं। देखिए, इंटरनल लड़ाई को मैं बुरा नहीं मानता, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन बुरा तब लगता है जब आपके बयान को पाकिस्तान के सांसद उठाते हैं, वहां की हुकूमत बताती है, कोट करती है, दिखाती है कि देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। इसका मतलब ये कि भारत जो दावे कर रहा है वो गलत है, भारत की सेना जो दावे कर रही है वो गलत है। ये दिक्कत है। आप इसको कैसे जस्टिफाई करें? अनुराग जी, पहले तो आप जस्टिफाई करिए कि आपने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को बिना रोके टोके उनको आपने 3-4 मिनट बोलने दिया। मैं आपको रोक टोक नहीं रहा, 10 सेकंड में टोक रहे हैं, तो ये नहीं रहा। हाँ, न्याय करिए जो आप बोलना चाहेंगे। तो मुझे भी, लेकिन आपने मेरी फहरिस्त के बदले अपनी फहरिस्त गिनाई, तो मैंने उस फहरिस्त का अंतर बताया कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के दिए गए किसी बयान को पाकिस्तान में कोट किया गया, इसकी भी जानकारी दीजिए मुझे आप। तो मैं यही बताना जा रहा हूं जी, कि जयशंकर जी का बयान आपको पाकिस्तान की टीवी पर नहीं नजर आया। जयशंकर ने जो कहा, इन द स्टार्ट वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान कि हम उनके मात्र जो आतंकी ठिकाने हैं खाली उनके ऊपर हम अटैक करेंगे। इस बयान को क्या पाकिस्तान ने नहीं चलाया? इसके ऊपर क्या चर्चाएं नहीं हुई? इसके ऊपर क्या भारत की खिल्ली पाकिस्तान में नहीं उड़ाई गई? आपने क्या आंखों पे काली पट्टी बांध रखी थी? नहीं, ये तमाम सारी चीजें हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल दिखा दी है। हाँ, तो सुनिए, भी खुले रखे थे मैंने, कान खुले रखे थे, तो आपको सुनना चाहिए। सुनिए ना, आपको सब पता है, लेकिन आप इस तरह की बात करते हैं ना जब, तो आप न्यूट्रल रहिए थोड़ा, मैं आपके सारे सवालों का उत्तर देता हूं। देखिए, सवाल यह है कि पूरे विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने और सारे विपक्ष ने इस सरकार का साथ दिया। एक बार नहीं, अनेकों बार हमने कहा, और आपने देखा भी होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन भी हुआ, उसमें हम पूरी तरह से सरकार के साथ है, सेना के साथ में खड़े हैं एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। सेना का जो पराक्रम है, सेना का जो शौर्य है, उसकी हम तारीफ करते हैं। डीजीएमओ ने जितने भी वक्तव्य किए हैं हम उसका समर्थन करते हैं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हम एक राजनीतिक पार्टी, हम विपक्षी पार्टी है, हमारा दायित्व बनता है कि अगर जनता के कुछ सवाल है तो हम जनता के माध्यम से, हम सत्ताधारी पार्टी से वो सवाल। क्या ये जनता का सवाल है कि हमारे कितने जेट मारे गए? चरण सिंह सापरा जी, एक मिनट देखिए, फिर इंटरप्ट कर रहे हैं आप। मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, आप इसे तो बात कर रहा हूं। मैं इंटरप्ट करके किसी और को थोड़ी ला रहा हूं बीच में। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। जितनी बार इंटरप्ट करोगे मैं आपको याद दिलाऊंगा। सुनिए मेरी बात। हमने पहलगाम का जब अटैक हुआ, आतंकी घटना हुई, 26 लोगों की मृत्यु हुई, मार दिए गए, निर्मम हत्या हो गई। हमने पूछा कि ये सिक्योरिटी लैप्स है कि नहीं है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है, सुरक्षा में चूक है कि नहीं, इसका जवाबदार कौन है? आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं बताया। उसके बाद लड़ाई शुरू हुई, हम इनके साथ में खड़े रहे। जब सीज फायर हुआ, अचानक सीज फायर होता है और भारत से पहले ट्रंप आकर के मीडिया पर कह देते हैं, उनके सोशल मीडिया के जरिए से पब्लिक डोमेन में आता है। अरे अब तो ट्रंप भी पलट चुके, आप उनके पुराने बयान पर अब भी कायम हैं। अब तो पुराने बयान, यही तो तकलीफ है। अब उनका पुराना बयान कोट मत कीजिए, तकलीफ है, वो इररिलेवेंट हो गया। सापरा साहब, वो पुराना वाला बयान ट्रंप का इररिलेवेंट हो गया है। उन्होंने कह दिया, उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं की। आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं। अरे नहीं भाई, आप ही की बात सुन रहे, गलत बात थोड़ी सुनेंगे आप। ट्रंप अपने बयान से हट चुके, आप उनके बयान को कोट कर रहे हैं। ट्रंप खुद अपने बयान पे कायम नहीं है, आप उनके बयान को कोट कर रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है
कि आप ट्रंप के उस बयान पर भी यकीन कर रहे हैं, जो बयान ट्रंप खुद पलट चुका है देकर के, लेकिन आपको अपनी सरकार के बयान पर, अपनी सेना के बयान पर यकीन नहीं है। ट्रंप के उस बयान पर यकीन है जो वो देकर पलट चुका है। बताइए, ये दुर्भाग्य है। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो तब ना उत्तर मिलेगा आपको। आगे बोलने तो दीजिए ना। अरे कुछ है भी तो आपको बोलने के लिए। अमेरिकी पापा है एक, सुनिए भाई साहब, अमेरिकी पापा एक बार नहीं 7 बार क्लेम कर चुके हैं। ट्रंप पर इन्होंने क्या यकीन विरोध करना किया? चाहते हैं आप, इन्होंने क्या विरोध किया? इन्होंने क्या कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं अमेरिकी पापा? क्या जयशंकर ने कहा अमेरिकी पापा झूठ बोल रहे हैं? क्या अमित शाह ने बोला है? क्या जेपी नड्डा ने बोला? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, ना तो राजनाथ सिंह ने, किसी ने नहीं बोला। अरे ट्रंप ने खुद बोला भाई, अरे ट्रंप ने खुद बोला, जिसने कहा मैंने मध्यस्थता की उसने कहा मैंने मध्यस्थता नहीं की। अब कोई बोले ना बोले, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? मैं भी इनको सिखाऊंगा। अनुराग मुस्कान, मेरी बात तो जाने दो। आप दोनों मिलकर के मेरी बात को दबाना चाहते हो ना, यही हो रहा है ना। नहीं, आप पूरा कर लीजिए। शाजिया, मैं आता हूं आपके पास, आप पूरा कीजिए। हमने कहा, अब रोने लगे, अब रोइए, आप फूट फूट के रोना शुरू कर दीजिए भाई साहब। रोओगे तुम, रो रहे हो तुम, जिस तरह से कार्टून बना रहे हो। ये कार्टून बनाने का समय है क्या? विपक्षी पार्टियों ने कहा कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री होने चाहिए। क्यों नहीं आते प्रधानमंत्री? विपक्ष ने कहा कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए। 2 दिन का सेशन बुलाने में क्यों डर लगता है प्रधानमंत्री को? 1962 में 62 में भी तो अधिवेशन बुलाया था ना, लड़ाई जंग चल रही थी चीन के साथ में, तब भी जवाहरलाल नेहरू जी ने बुलाया था। तो ये डरते हैं, ये डरपोक सरकार है। हम सवाल उठा रहे हैं कि आप ट्रंप की बातों का जवाब नहीं दोगे। आपने सीज फायर किन शर्तों पर किया ये देश जानना चाहता है, ये आप नहीं बताओगे। आप ये नहीं बताओगे कि आईएमएफ का फंड, युद्ध के चलते आईएमएफ का फंड किस तरह से मिल गया उनको। भारत का क्या, आप जो कहते हो विश्व गुरु हो, अरे भारत ने एब्सटेन किया है उसमें, और क्या करना चाहिए था बताइए सापरा साहब? भारत ने एब्सटेन किया आईएमएफ में। एब्सटेन नहीं, एक भी, अरे अनुराग मुस्कान सुन लो मेरी बात, एक भी देश भारत के साथ खड़ा रहा क्या? ये बताइए। नहीं रहा। अरे आज हमारी विदेश नीति ऐसी है कि बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव जैसे छोटे छोटे देश हमारे साथ में नहीं खड़े हो रहे। और भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी की विदेश ठीक है। आपके बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए सापरा साहब, मैं जवाब ले लेता हूँ शाजिया से, फिर और सवाल लूंगा। नहीं, बहुत सारे 10 सवाल आप पूछ चुके हैं, अब 10 का जवाब तो ले लीजिए पहले। सिर्फ सवाल ही थोड़ी पूछते रहेंगे आप, जवाब भी तो चाहिए ना आपको। जवाब का उत्तर, एक बात का उत्तर और, हाँ ठीक है, एक बात का उत्तर और दे दीजिए ना। बोलिए। अरे चुप रहेंगे तभी तो उत्तर मिलेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी के पापा है, ट्रंप पापा जो है इनके, ये ट्रंप पापा ने भारत और पाकिस्तान को एक साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसने देश पर सबसे ज्यादा शासन किया है, आज इस तरीके से बात कर रही है पाकिस्तान जो है, ट्रंप के हमारे पापा हैं। ये भाषा शैली सापरा साहब आपसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। ये भाषा शैली आपसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। पाकिस्तान को झंडू कहा, जिनसे एक्सपेक्टेड थी वो भी सुर में बोल रहे हैं ओवैसी साहब आजकल जो है, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। क्यों हो रहा है? ठीक है, शाजिया इल्मी जवाब दीजिए। शाजिया इल्मी जवाब दीजिए। पाकिस्तान को गली आ रहा हूं तो मैं चलिए अब आपके सवाल के जवाब ले लेता हूं। पाकिस्तान को बड़े देश की जनता के सवाल आपने जो पूछे, अब उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से ले लेते हैं। भाई साहब थोड़ी संजीदगी से आपने सुन लीजिए, थोड़ी देर अपने हलक को थोड़ा वक्फा दीजिए, एक ब्रेक दीजिए, कान थोड़े खोलिए, थोड़ी खबरें पढ़ लीजिए। ट्रंप ने कहा, हमने ऑलरेडी बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया था, उसके बाद उन्होंने बोला, और उसके 4 दिन बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने मदद की थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको पाकिस्तान से या ट्रंप से फिर आप बोल रहे लगातार भाई साहब, आप फिर से लगातार सुन लीजिए कैसे हो पाएगा ये? ट्रंप का मैसेज अब चुप हो जाइए भाई साहब, आप ही का जवाब दे रहे हैं। अरे अपनी इज्जत कर लीजिए ना। अरे मैं बोलने तो दीजिए आप मुझे, वही तो जवाब दे रही हूँ। अरे आपने बहुत देर बोला है। अच्छा चलिए मैं चुप हो जाती हूँ, किसी और से बात कर लीजिएगा, ये मुझे बोलना है। ठीक है, अब भाई साहब अपना मजाक उड़वा रहे हैं भाई साहब, अपना मजाक उड़वा रहे हैं आप। अब मैं बताऊं आपको, बोलेंगे ना, यू कटिंग अ वेरी सॉरी, बोलेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। मैंने बोला ही नहीं, आप बीच में बोलने लगे, आप बीच में बोलने लगे। अच्छा सापरा साहब आप ही से बात कर रहे हैं। अच्छा सापरा साहब, शाजिया लाता हूं आपको। सापरा साहब, आपने कहा कि आईएमएफ का लोन मिल गया पाकिस्तान को, भारत ने एब्सटेन किया, लेकिन कोई देश भारत के साथ खड़ा था क्या? राहुल गांधी के साथ इंडी गठबंधन के कितने लोग खड़े हैं? उनके बयान को कितने लोग सेकंड कर रहे हैं? जरा मुझे नाम गिनाइए। नहीं, मुझे ये बताइए कि नहीं बताइए इंडी गठबंधन के कितने लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं?
राहुल गांधी के सपोर्ट में कितने लोगों ने बयान दिया, बताइए बताइए। अभी मैं पूछता हूं, घनश्याम तिवारी से पूछता हूं, वो जानना चाहते हैं कि नहीं कितने जेट भारत के गिरे। बीजेपी को पूछने की हिम्मत है आपकी? हाँ, बिल्कुल हिम्मत है। बीजेपी को पूछिए। अरे सापरा साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप मुझे, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सबसे सवाल पूछता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब रशिया यूक्रेन के खिलाफ नेगेटिव वोट डाल सकता है, जब भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ नेगेटिव वोट डाल सकता है, तो ये बीजेपी की सरकार ने नेगेटिव वोट डालने का आदेश क्यों नहीं दिया? आईएमएफ में नेगेटिव वोट कब से पड़ने लगे, जानकारी नहीं है क्या आपको? आईएमएफ में नेगेटिव वोटिंग नहीं होती। सापरा साहब जानकारी दुरुस्त कीजिए, आईएमएफ में नेगेटिव वोटिंग नहीं होती। यस होता है, एब्सटेन होता है, नेगेटिव नहीं होता, नो नहीं होता। पता है ना आपको? मैं आपकी जानकारी नहीं, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, मुझे पता है आईएमएफ में आप नो में वोटिंग नहीं कर सकते। सापरा साहब मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है भाई, आज आपकी तैयारी कमजोर है, आज आपकी तैयारी कमजोर है। वहां नो में वोटिंग नहीं होती सर, ने वोट दिया था कि नहीं? या तो आप यस में वोट डाल सकते हैं, एब्सटेन कर सकते हैं। 2016 में हुई है, आप अपना रिकॉर्ड देखिए ना। अरे मैं क्या रिकॉर्ड देखूं साहब, मैं क्या रिकॉर्ड देखूं? मुझसे ज्यादा बेहतरीन रिकॉर्ड दीपक वोरा साहब के पास है। दीपक वोरा साहब जरा करेक्ट कीजिए, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए, और अगर सापरा साहब गलत है तो उन्हें करेक्ट कीजिए। बीजेपी को कवर मैं ला रहा हूं। सापरा साहब आपके बहुत सारे सवाल हो गए, शाजिया को आप जवाब नहीं देने दे रहे थे, मैं बाद में उनके जवाब शाजिया से दिलवाता हूं आपको। रुकिए, यूक्रेन के खिलाफ बहुत देर की डिबेट है आज। 2016 में रशिया दीपक वोरा जी वोट डाला था, 2016 में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वोट डाला था, नेगेटिव वोट। दीपक वोरा जी। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभारी हूँ कि आप एक तो फ्लोर ऑडियो बढ़ाए भी, क्या दिक्कत है फ्लोर ऑडियो के साथ? मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही, बोलिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी, अब आ रही है। मैं अकेला डिप्लोमेट सर, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए, अकेला डिप्लोमेट, इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में हूँ, तो जस्ट बेयर विद मी सर। पहली चीज़ ये है सर, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसमें नेगेटिव वोटिंग नहीं होती। मैं तो काम कर चुका हूँ सर। हम एब्सटेन करते हैं कि अगर हम सहमत ना हो कि देश A या B या C को लोन दिया जाए, हम कहते हैं कि हम वोट नहीं करेंगे। वो जो एब्सटेंशन होता है सर, वो एक मॉरली एक नेगेटिव वोट माना जाता है। दूसरा भी मैं सुन रहा था कि हम डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में ये क्यों नहीं कहा सर, ये हमारी कूटनीति नहीं है। वी हैव द बेस्ट डिप्लोमेसी इन द वर्ल्ड सर। मिसाल के तौर पे हमारे जो एंकर हैं, वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स इन द कंट्री, एंड आई थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया है सर। आप मुझे घर पे भोजन पे बुलाते हैं, फिर आप ट्वीट करते हैं कि हमने बिरयानी बहुत मज़े से खाई, पर बिरयानी तो थी नहीं। तो मैं जो ट्वीट करूंगा सर, अगर आपने ये ट्वीट, मैं कहूँगा भाई चपाती बड़ी अच्छी थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई दूसरा झूठ बोल रहा है, ये हमारा सिस्टम नहीं है सर। जब उन्होंने कहा कि मैंने ये करवा दिया, वो करवा दिया, हमने सिर्फ ये कहा कि हमने अपने आप आपस में ऑन अ बायलैटरल बेसिस इसको रिजॉल्व किया। हमने ये नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहा है सर, ना हम किसी की आलोचना करते हैं, क्योंकि कौन जाने जिस तरह से उथल पुथल हो रही है इंटरनेशनल अफेयर्स में, कब हमको किसकी दोस्ती हमारे काम आए। फिर आपने कहा कि हमारे साथ कौन खड़ा है। 120 देश हैं सर, 120 देश हैं जिन्हें हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। 3 देशों में मैं खुद स्पेशल, एक मिनट सर, सर मुझे बोलने देंगे तो, नहीं तो मैं खामोश हो जाता। हमारी ट्रेनिंग नहीं है सर इस टाइप इंटरप्शन करने की सर। 3 देशों में, अफ्रीका के देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ, और तीनों ने सर मैसेज भेजे हैं, वी स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट टेरर। आप जब कहते हैं कोई हमारे साथ क्या चाहते हैं कि वो फौज भेज दे मेरे साथ या हथियार भेज दे मेरे पास सर, ये बहुत मायने रखते हैं ये जो स्टेटमेंट्स आती हैं हमारे पास सपोर्ट की सर। तो आप देखते जाइए, क्योंकि अब जो अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ में इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म चल रही है, वो तो 30 साल हो गए हैं बातचीत करते। अब हमने कहा कि वी विल टेक द लीड, हम अकेले ही आगे बढ़ेंगे, और लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं सर। 193 में से सर 100 से ज़्यादा पीड़ित हैं आतंक से, और 90% इस्लामिक आतंक से पीड़ित है सर। ये मेरे फिगर्स नहीं है सर, ये इंटरनेशनल फिगर्स हैं, आप देख लीजिएगा। सो मेरा मानना है जो हमने किया है सर, बिल्कुल सही किया, एक मैच्योरिटी के साथ हमने किया है सर। और फिर जो कहते हैं आपके कितना नुकसान हुआ, कितने एक मिनट सर, जो कहते हैं कि कितने जहाज़ गिरे, कितना नुकसान हुआ, नहीं सर, ये चीज़ें नहीं कही जाती हैं सर इन अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। फाइनली सर, मैं रिग्रेशन एनालिसिस करता हूँ, इकोनॉमिस्ट हूँ। मेरे ग्रुप ने जो एनालिसिस किया है, हमारा जो प्रतिद्वंदी देश है पाकिस्तान, सर सुन लीजिए फिगर, 15 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, $15 बिलियन, लेटेस्ट जो हमारे फिगर्स आए हैं, $15 बिलियन का उसको नुकसान हुआ है। ये उसके रिजर्व नहीं है उतने सर,
जो एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए, जो एवैक्स नष्ट हो गए, जो उसके एयर बेसिस पे नुकसान हुआ है, बहुत खर्चा आता है सबको वापस लाने का, उसके पास पैसे नहीं है सर। सो दिस इज बेसिकली जो मैं कहना चाहता था सर, हमारी डिप्लोमेसी बहुत मैच्योर है। वी हैव द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इन हिस्ट्री सर, वी हैव द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन हिस्ट्री। ये तो चाणक्य ने कहा था। नरेंद्र बात पूरी हो जाने दीजिए। चाणक्य ने ये कहा था कि देश के पास होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। वी हैव आउटस्टैंडिंग लीडरशिप, एक्सीलेंट डिप्लोमेसी हमारी बेस्ट है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हमारे पास है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हमारे पास है सर। अब बाद में फॉर द पॉलिटिकल डिस्कशन आप जो मर्जी करिए सर, बट इन इंटरनेशनल अफेयर्स हम पे भरोसा करिए सर, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब सापरा साहब मिल गया होगा, लेकिन मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, बोलिए। मैं 20 सेकंड नहीं, मैं 20, हाँ देखिए मैं दीपक वोरा जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत हमारे सीनियर विशेषज्ञ हैं। मैं इनके कुछ भी खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि इनको यह भी याद होगा कि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ वोट दिया था और भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वोट दिया था। ये एक बात। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि ट्रंप की बात जो कहीं बताई नहीं जानी चाहिए वगैरह, अरे ट्रंप तो खुलेआम एक मिनट प्लीज बीच में मत इंटरप्ट करिए ना दीपक वोरा जी। देखिए आपने कहा कि ट्रंप की बातों को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। ट्रंप ने तो खुद कहा कि भाई मैंने व्यापार की धमकी देकर के इसको युद्ध विराम कराया है। एक बार नहीं, उसने 6 बार कहा कि मैंने व्यापार की धमकी दी है। दोनों न्यूक्लियर देश है, मैंने उनको दोनों को पीछे रखा। मैंने भारत और पाकिस्तान को दोनों से बात की, दोनों के नेताओं से बात की, यानी भारत और पाकिस्तान को इक्वेट कर दिया एक बराबर। हमने जो इतने साल, जो 70 साल से हमारी जो कूटनीति चल रही है, उसके बाद में ट्रंप हमको पाकिस्तान के साथ, इसीलिए मैंने कहा कि झंडू देश, एक झंडू देश के साथ भारत की बराबरी करता है, वो आपको अच्छा लगता है? ट्रंप कहता है कि मैंने व्यापार की धमकी देकर के सीज फायर कराया है। क्या ये बात गलत है? क्या पुराना बयान कोट क्यों कर रहे हैं सर? जब ट्रंप अपने बयान से पलट चुका, अपनी सहूलियत वाला बयान आपने उठा लिया, आपने सापरा साहब, ये बहुत गलत बात है हमारी सरकार, ये बहुत गलत बात है सापरा साहब। जिस बयान से ट्रंप पलट गया, आप उस बयान को ऑफिशियल बयान बना रहे कांग्रेस पार्टी का। मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री ये कहते, क्यों नहीं जेपी नड्डा? मैं कह रहा हूं जिसने बयान दिया वो पलट गया। आप कल तक ये कहते थे कि ट्रंप की बातों का यकीन नहीं है, और अब ट्रंप की बातों का यकीन है। इतने बुरे दिन आ गए कांग्रेस पार्टी के, क्या आप ट्रंप की बात का यकीन करेंगे? ऊपर नहीं हुआ, कह देना, अरे कह देना। ये देखिए कहीं ना, जो कहा है वो आप मान रहे हैं क्या? जो कहा है वो आप मान रहे हैं क्या? जो कहा है हमारी सेना ने, प्रधानमंत्री को छोड़िए, प्रधानमंत्री को साइड कीजिए, मुझे ये बताइए जो सेना ने कहा है उस पर राहुल गांधी सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अगर राहुल गांधी सेना की बात मान रहे हैं तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बैठे हुए हैं तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जयशंकर की हमने ब्रीफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में कितना नुकसान हिंदुस्तान का हुआ, कितना पाकिस्तान का, उसके बावजूद सवाल पूछने का क्या मतलब है? उसके बाद सवाल पूछने का क्या मतलब है? जयशंकर ने कहा इन द स्टार्ट वी कन्वर्ट टू पाकिस्तान। अरे छोड़िए सापरा साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आप इतनी घटिया तैयारी के साथ आइए। मैं शब्द यूज कर रहा हूं। ठीक है, घनश्याम तिवारी को लाते, बाकी और भी लोग हैं सर। आइएगा, मैं रखूंगा आपको। घटिया बातें आप कर रहे हैं। मैं ठीक है, मेरी बातें घटिया सही सर, मेरी बातें आजकल राष्ट्रवाद की बातें घटिया लग रही है कांग्रेस को, मुझे पता है। आजकल राष्ट्रवाद की बातें कांग्रेस को घटिया लग रही है, मैं ये भी कह रहा हूं। ठीक है, मैं ये भी कह रहा हूं। फायर देना बंद करिए। घनश्याम तिवारी जी, घनश्याम, अभी बताता हूं। आपने डेलीगेशन के लिए जो नाम दिए थे उन नामों का इतिहास भी खोलूंगा, अभी रुक जाइए। घनश्याम तिवारी जी, मुझे ये बताइए कि क्या आप भी जानना चाहते हैं, जैसे राहुल गांधी जानना चाहते हैं, कि कितने जेट भारतीय सेना के मारे गए, वायुसेना के? नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को जी। 4 बातें जो बहस में सामने आई। पहली बात कि आप किसी ट्रंप के बयान का जिक्र कर रहे हैं, मैं पूरी बहस में शांत रहूंगा। कम से कम अपने दर्शकों को बयान का वीडियो दिखाइए जहां पे ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर में कोई हिस्सा नहीं लिया। हाँ, अपनी दिखा चुके आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप। अनुराग मुस्कान, और अगर होगा पीसीआर में तो अभी चला देंगे, चलवा चुके। अनुराग मुस्कान, ऐसे बहस नहीं होगी प्लीज। ठीक है, ऐसे बहस नहीं होगी। आपकी, मेरा चैनल आपके कैसे नहीं चलता सर? मैंने कहा है अगर बयान आपकी ललक मिटाने के, सुनिए, चला दूंगा, और नहीं तो दिखा चुके हैं वो बयान। अनुराग मुस्कान, ऐसे बहस नहीं होगी। मैंने अभी आधा वाक्य बोला है, अगर इतनी उत्सुकता है तो आप बोलते रहिए। पूरा बोलिए, आधा नहीं, पूरा बोलिए। कृपया करके मुझे 4 वाक्य बोलने दीजिए। हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में प्रचार लेके आई थी कि पापा ने वॉर रुकवा दी। हाँ। अगर उससे पूछा जा रहा है कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी, तो ट्रंप भारतीय जनता पार्टी के क्या हुए? तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को, उसके मंत्रियों को, बाकी लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? ठीक है,
ट्रंप ने आपको तो फोन किया नहीं, ना शाजिया जी को फोन किया, ना दीपक वोहरा जी को फोन किया। ट्रंप ने जिसको भी फोन किया उसको बोलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को अपने एड्रेस में कहना चाहिए था कि कोई पापा वॉर नहीं रुकवा रहा था। भारत के पराक्रम से डर के भारत की सेना से डर के पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। अब तक जितनी बार भी पाकिस्तान से हमारे युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं। पहली बार ऐसा वाकया सामने आया है कि बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि पापा ने वॉर रुकवा दी। दूसरी बात, तीसरी बात कि ये कहना कि अलग अलग डेलीगेशंस क्यों भेजे जा रहे हैं। जब कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, विक्रम मिश्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि हमारा जो सेक्युलर नेचर है, हमारी ताकत है, हमारी डेमोक्रेसी हमारी ताकत है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री विजय शाह, आज भी वो मंत्री है, ठीक बात है, निंदनीय है। कल उठ के कहता है नहीं होना चाहिए उसे मंत्री, नहीं होना चाहिए उसे मंत्री। मैं कह रहा हूं, एक सेकंड बीच में टोके प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश को शर्म आती है उसके ऊपर, और उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सब पूरे देश को शर्म आती है। कल अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का मंत्री खड़े होकर कह दे कि हमने उनकी बहन को अपना प्रवक्ता बनाया है या शहजाद उनके भाई को अपना प्रवक्ता बनाया है, तब भी वो व्यक्ति मंत्री बना रहेगा, शहजाद या शाजिया प्रवक्ता रहे ना रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र और चेहरा है। जिस तरीके से प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार किया गया लेकिन विजय शाह को मंत्री बना के रखा गया, या जो देवड़ा ने कहा मध्य प्रदेश में कि सेना प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक है, भारतीय जनता पार्टी का खोखला राष्ट्रवाद देश को कमजोर करता है। ये प्रधानमंत्री को जब समझ में आया तो उन्होंने सारी पार्टियों को एकजुट किया, सारी पार्टियों ने उनका समर्थन दिया, और आज सारे पूरे विश्व में देश के डेलीगेशंस जा रहे हैं। पिछले 10 साल से जो मोदी जी के मैजिक से भारत की विदेश नीति चल रही थी, भारत के प्रधानमंत्री को यह समझ में आया है कि वो नाकाफी है। विदेश नीति किसी के मैजिक से नहीं चलती, पूरे देश के आत्मबल, पूरे देश की शख्सियतों से, पूरे देश के राजनयिकों से और पूरे देश के डिप्लोमेट से। आपसे एक सवाल पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे घनश्याम तिवारी जी? अरे भाई, आप क्या चैनल आप है? लोकसभा में देश की तीसरी बड़ी पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और उसके बाद समाजवादी पार्टी, जिसकी 37 सीटें हैं। डेलीगेशन में आपकी तरफ से कोई क्यों नहीं है, और इस पर आपने क्यों नहीं आपत्ति की? समाजवादी पार्टी का कोई डेलीगेशन में क्यों शामिल नहीं है? देखिए, सरकार डेलीगेशन बना रही है और सरकार की अपनी नियत है, अपनी नीति है। मुद्दा ये नहीं है कि डेलीगेशन में कौन है या नहीं है, मुद्दा ये है कि डेलीगेशन की जरूरत क्यों पड़ी। एक युद्ध होता है, जैसे पाकिस्तान एक आतंकी, आपने बता तो दिया डेलीगेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मोदी सरकार को यह पता चल गया कि विपक्ष की भी अहम भूमिका है। आपने बता तो दिया, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि समाजवादी पार्टी से उस डेलीगेशन में कोई नहीं है सर। देखिए, अब हमें एंकरों की जो भक्ति करते हैं उनका अफसोस झेलना पड़ रहा है, लेकिन वो हमें बोलने नहीं दे रहे, इसका मुझे अफसोस है। अरे मैं तो आप ही से सवाल पूछ रहा हूं सर। कोई इस डिबेट को देखकर कह दे कि मैं घनश्याम तिवारी को बोलने नहीं दे रहा। मैं तो आपको आपत्ति दर्ज कराने के लिए मंच दे रहा हूं कि सरकार के उस डेलीगेशन में समाजवादी पार्टी का कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं है? 37 सीटों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी है आप, बताइए ना सर। आपने आपत्ति भी दर्ज नहीं की। 20 मिनट से आप इंडिया को इंडी बोल रहे हैं, राइट? हिम्मत नहीं है कि एनडीए को एनडी बोल सके। हाँ, 20 मिनट से आप कह रहे हैं कि ट्रंप का कोई बयान है, उसे आप दिखा नहीं रहे। बोल देता हूं, एनडीए को एनडी बोल देता हूं। लीजिए, बोल दिया। आप देखते हैं, एनडीए को एनडी बोल दिया मैंने। आपके दर्शक देखेंगे कि आप कितनी बार बीजेपी पार्टी बोलेंगे और एनडी गठबंधन बोलेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, जब आप इंडिया नहीं बोल पा रहे हैं, आप लोग एक साथ तो खड़े हुए। पी चिदम्बरम तो कह रहे हैं कि गठबंधन अब एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, हमें नहीं पता। पी चिदम्बरम साहब, कितना बड़ा अनुभव है भाई। पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं ये गठबंधन अब है भी कि नहीं, मुझे नहीं पता। आप उस गठबंधन के नाम और उच्चारण को लेकर सवाल उठा रहे हैं घनश्याम तिवारी। पहले इंडिया को इंडिया बोलना शुरू कीजिए। इंडिया गठबंधन, चलिए बोल दिया इंडिया गठबंधन। अब बताइए, पी चिदम्बरम साहब के सवाल का जवाब देंगे या ये बताएंगे कि आपने डेलीगेशन में कोई प्रतिनिधित्व ना होने पर सरकार से आपत्ति क्यों नहीं जताई? सरकार की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि उस डेलीगेशन में शामिल नहीं है? सर, अब जवाब सुनिए साहब, बोलिए। जब ये युद्ध हुआ, देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ दल खड़े हुए। सरकार ने अपनी सूझबूझ के साथ डेलीगेशन बनाया है, लेकिन मुख्य बात यह है कि वो डेलीगेशन की जरूरत क्यों पड़ी। एक युद्ध में जहां पाकिस्तान एक आतंकी देश के रूप में जाता है, जिस युद्ध में क्रूरता से पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने हमारे लोगों की हत्या की हो, उस युद्ध के बाद
ट्रंप कहता है कि पाकिस्तान को ट्रेड देंगे, उस युद्ध के दौरान आईएमएफ उसे लोन सैंक्शन करता है, उस युद्ध के दौरान पाकिस्तान अपने टेररिस्ट को स्टेट फ्यूनरल देता है, उस युद्ध में सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान करता है, उस युद्ध में के बाद जब सीज फायर हो जाता है तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है हम जीत गए। ये जो पाकिस्तान की रणनीति है, इसको विफल करने के लिए प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि कीर्तन मंडली नहीं बल्कि देश के यही तो मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी कीर्तन मंडली में नहीं आती, उसका एक बुद्धिजीवी प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके संस्थापक मुलायम सिंह यादव इस देश के रक्षा मंत्री रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के पास सूझबूझ नहीं है। आपका ये मैं कह रहा हूं आपने आपत्ति क्यों नहीं जताई? इस मंच पर जताइए ना घनश्याम तिवारी, आप बहुत शानदार प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपत्ति जताइए सरकार से, शाजिया इल्मी से कहिए, पूछिए सवाल कि समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि क्यों शामिल नहीं है। डी न्यूज ये कह रहा है कि मोदी जी ने, मैंने कुछ नहीं कहा, आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने जो कहा है वो ऑन रिकॉर्ड है, मैंने जो कहा है वो ऑन रिकॉर्ड है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी को प्रतिनिधित्व न देकर आपने कीर्तन मंडली कहा, मैंने नहीं कहा, कीर्तन मंडली आपने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं तो अफसोस कर रहा हूं। चलिए वो दर्शकों को अखिलेश यादव मेरे बहुत पसंदीदा नेताओं में से एक हैं। दर्शकों को तय करने दीजिए, मैंने अपनी बात रख दी, बाकी प्रवक्ता अपनी बात रख। ठीक है। मैं अब लेकर आता हूं अपने इस डिबेट में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हंसी आ रही है आपको, अफसोस हो रहा है आपको, या आश्चर्यचकित हैं आप? अनुराग जी, इनमें से कुछ भी मुझे नहीं हो रहा है। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि भारत की राजनीति में इस तरह से सिलेक्टिव अप्रोच के साथ प्रवक्ता नेता चैनलों पर डिबेट के लिए आते हैं। विजय शाह ने जो कहा वो शर्मनाक बयान था, उस पर कोर्ट ने भी आपत्ति जताई। रामगोपाल यादव पर जुबान सिल गई, मुंह में दही जम गई। पीडीए लड़ने गया था, पीडीए मोर्चा संभाले था, इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? जितना विजय शाह का बयान शर्मनाक है, उतना ही रामगोपाल यादव का भी बयान शर्मनाक है। क्यों कोर्ट ने लताड़ नहीं लगाई, ये मेरे लिए आश्चर्य का भी विषय है, दुख का भी विषय है, पीड़ा का भी विषय है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बड़े मजे हुए प्रवक्ता हैं घनश्याम तिवारी, अपनी तैयारी करके आते हैं, 3-4 उसी के इर्द गिर्द, उससे दाएं बाएं नहीं जाते हैं, उतना पढ़ के आते हैं, वही बताते हैं। अब सोचिए जरा, ये इन्होंने वो बयान भी नहीं देखा जिसमें ट्रंप ने साफ साफ कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने ही वॉर रुकवा दी, लेकिन हाँ मैंने मदद की उसमें। और ट्रेड तो वो इजराइल को भी दे रहे हैं, फिलिस्तीन को भी दे रहे हैं, रशिया को भी दे रहे हैं, यूक्रेन को भी दे रहे हैं। ट्रेड तो वो राह चलते पिछली बार भी बांट रहे थे, इस बार भी बांट रहे हैं। उन्होंने टैरिफ सबसे लड़ाई लड़ी चाइना के साथ जाकर, जिनोवा में समझौता करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप सर्वशक्तिमान देश के राष्ट्रपति हैं, इस नाते निश्चित तौर पर उनकी बात, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन सब रखना पड़ेगा जी। लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा, रणधीर जायसवाल, बहुत साफ साफ कहा कि हमारी उनकी कोई भी ट्रेड की बातचीत इस दौरान हुई ही नहीं है। अब इससे ज्यादा स्पष्टता से, यानी डोनाल्ड ट्रंप को अपमानित होना चाहिए कि एक एमईए का स्पोक्स पर्सन उनको काट रहा है। ये हम लोग नहीं देखेंगे। हम भारत के लिहाज से बात करना बंद कर चुके हैं और कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। आप बिल्कुल नरेंद्र मोदी से लड़िए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात मैं जरूर कह दूं अनुराग जी, आप दबाव में आ गए, आपने इंडिया गठबंधन के लिए, देश के नाम से कोई गठबंधन नहीं, दबाव में नहीं आया सर, मैंने मन रख लिया। दबाव में मैं किसी के नहीं आता हर्षवर्धन जी, मत रखिए मन। आपसे बड़ा पत्रकार नहीं हूं, लेकिन दबाव में फिर भी किसी के नहीं आता। मैंने मन रख लिया। ना पत्रकार हम सब हैं, बड़ा छोटा तो पत्रकारिता में होता नहीं, राजनीति में होता है। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि गठबंधन कोई भी देश के नाम का नहीं हो सकता, ये मेरा सिद्धांत रूप है, इसलिए मैं उसको इंडिया नहीं कह सकता। और एसपी को एसपी कहूंगा, बीजेपी को बीजेपी कहूंगा, एस पार्टी थोड़ी ना कहूंगा, एनडीए को एनडीए कहूंगा, ये भी कोई अलायंस का नाम रखेंगे, बोलूंगा। देश का नाम नहीं हो सकता भैया। छिन्न भिन्न होके हर दूसरे दिन पिटा पिटी करते हो, पटका पटकी करते हो, टूट फूट जाते हो। देश ऐसा देखने की कल्पना मैं नहीं कर सकता। आप लोगों के मन में है राजनीतिक तौर पर रहे, आप इस तरह से देश को देखते हैं, देखते रहे। और फिर मैं कह रहा हूं, भारत ने अपनी ताकत पर तुर्की, चाइना, अमेरिका सबके आयुध के साथ लैस पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी। मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा, सापड़ा जी ने शब्द जो कहा उससे मैं सहमत हूं। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ को एक बराबर लाकर खड़ा कर दिया। आप उस बात को नहीं देख रहे। और जो सापड़ा जी पाकिस्तान के लिए जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं उससे सहमत हूं। वैसा ही देश है वो,
वो जिसके लिए किसी ने वहीं के किसी ने कहा था कि जाहिल मुल्क है, तो जाहिल ही है। और उस जाहिल मुल्क ने तो 1971 की वॉर में जहां 93,000 लोग आत्मसमर्पण कर गए थे सैनिक, उसको भी नहीं मानता, अपने पाठ्यक्रम में पढ़ाता है कि हम तो जीत गए, तो क्या करें, हम उसकी बात मान लें साहब साहब? ऐसे मत करिए, ये करेंगे तो नुकसान आपको भी होगा, क्योंकि बहुत ढेर सारी बातें पे मिली हैं, हार और आप को लोग हार नहीं मानता हर्षवर्धन जी, वो टेबल पर मिली जीत को जीत मानता है। नहीं तो फिर तो इस लिहाज से 1971 में भी हम शिमला समझौता टेबल पर हार गए थे। हम तो नहीं ले आ पाए थे, पीओके ला पाए थे क्या? हमारा जो हिस्सा गया था हम उसको वापस ला पाए थे क्या? मुझे लगता है कि कई बातें होती है, और मैं नहीं जानता हूं कि उस वक्त इंदिरा गांधी के सामने कौन सी बातें रही होंगी। इंदिरा गांधी बहुत मजबूत नेता है हमारे देश, बहुत मजबूत नेता है। मैं उनको कमजोर नेता के तौर पर कभी देखता नहीं, आज तक मैंने नहीं कहा। लेकिन जब आप ये बात करते हैं तो सारी चीजें उसके साथ जुड़ती हैं, सब कुछ उसके साथ जुड़ता है, और उस पर फिर चर्चा भी होती है। ठीक है, मैं आता हूं हर्षवर्धन जी आपके पास लौटकर। विवेक श्रीवास्तव जी, रोहित अग्रवाल आता हूं इसके बाद आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी, ये जिस तरीके से स्ट्राइक पर स्ट्राइक हो रही है, क्या आप भी इसी फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराना चाहेंगे? क्या आपके भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो पाकिस्तान पूछ रहा है? नहीं, बात सवाल पाकिस्तान के पूछने या हिंदुस्तान के पूछने की नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का राइट होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बेशक ना हो, लेकिन उसका जो स्तर है कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर की बराबरी का माना जाता है। ये एक प्रोटोकॉल है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अगर आप कॉन्फिडेंस में, डेमोक्रेसी में नहीं रखेंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे। तो ही शुड ऑलवेज बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। दूसरी बात, आप बार बार डीजीएमओ को क्यों फॉरवर्ड कर देते हैं सिविलियन से बात करने के लिए, वक्तव्य देने के लिए? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी साहब की ट्रोलिंग हो गई, उसके बाद से उन्होंने मीडिया के सामने आना ही छोड़ दिया। तो ये दिस इज अनप्रोफेशनल। डीजीएमओ इज नॉट सपोज टू ब्रीफ द नेशन। नेशन की ब्रीफिंग तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी करेंगे, या फॉरेन मिनिस्टर करेंगे, या कैबिनेट की तरफ से कोई करेगा। तो कई डिस्क्रिपेंसीज हो रही है देखिए। और मेरा ये मानना है कि हमारी सेना बहुत अच्छा, फॉरेन मिनिस्ट्री करती या कोई और करता तो फिर आप कहते जिस डीजीएमओ ने बात की थी वो क्यों नहीं कह रहा ये बात? ये बेहतर नहीं है कि डीजीएमओ इज नॉट ऑथराइज्ड सर कॉन्स्टिट्यूशनली। नहीं, डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात अलग होती है, लेकिन डीजीएमओ अपनी ब्रीफिंग डीजीएमओ दे, सरकार को, बहुत सारे सरकार बात करे देश के नागरिकों से। अभी बहुत समय है डिबेट में। हाँ, यू कैन, इतनी देर के लिए दोबारा चिंता। आई डोंट वांट, विवेक जी बोलिए। द आर्मी इज नॉट सपोज टू स्टार्ट ब्रीफिंग द सिविलियंस। वी आर नॉट एन आर्मी स्टेट, नंबर 1। हमारा एक कैबिनेट है, हमारा एक फॉरेन सेक्रेटरी है, हमारा एक फॉरेन मिनिस्टर है, उसकी ड्यूटी है देश को बताएं प्रधानमंत्री क्या हुआ क्या नहीं। अगर राहुल गांधी को ब्रीफिंग नहीं दी है कि मेरे देश का क्या डैमेज हुआ और एनिमी कंट्री का क्या डैमेज हुआ, तो देना चाहिए। इस एनालिसिस में कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी बात, नोबडी क्वेश्चंस द आर्मी। आप चाहे वो हमारे डिप्लोमेट्स हो, चाहे हमारी फौज हो, चाहे हमारे कोरोना वायरस, नोबडी क्वेश्चंस देम। लेकिन हमारी जो विदेश नीति है उसको तो हम क्वेश्चन करेंगे। एम्बेसडर साहब ने बहुत अच्छा बोला कि साहब 120 कंट्रीज दे आर राइटिंग टू अस। सर, उस वक्त जिस तरीके से टर्की ने अपना असला पाकिस्तान को दिया, खड़ा हो गया, जिस तरीके से चाइना एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स चुप रह गए, रशिया साइलेंट हो गए, भारत के साथ अग्रेसिव तरीके से कौन आया? नॉट अ सिंगल नेशन। यह बहुत ही चिंता का विषय है, और हम पाकिस्तान को जरूर, हमारी फौजों ने एक डैमेज पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिप्लोमेटिकली हम पाकिस्तान से हारे हैं। उन्होंने एक लोन भी एक्वायर किया, सीज फायर के बाद सेलिब्रेशन भी करे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है आपका कि हम पाकिस्तान से हारे हैं। यही क्लिप पाकिस्तान में वायरल कराई जाएगी। विवेक श्रीवास्तव, यही क्लिप पाकिस्तान में वायरल कराई जाएगी कि देखिए वहां लेफ्ट पार्टीज के नेता कहते हैं कि भारत पाकिस्तान से हारा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सर। नहीं, मैंने कहा मिलिटरीली वी वॉन। हमने बहुत डैमेजेस करे हैं, उनको घुस के मारा, आतंकवादी जो हेडक्वार्टर्स थे तोड़ा, टेररिस्टों को मारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विदेश नीति और कूटनीति का सवाल है, हम नहीं रोक पाए उस लोन को जो उनको सीज फायर की सुबह मिला, शाम को सीज फायर के बाद उन्होंने उल्लंघन किया। अच्छा, आपकी राजनीतिक सूझ समझ मुझसे ज्यादा है, आपकी राजनीतिक सूझ समझ मुझसे ज्यादा है। जो 11 शर्तें आईएमएफ ने लगाई हैं दूसरी किश्त जारी करने के लिए, वो पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। उसे आप भारत की विदेश नीति का हिस्सा नहीं मानेंगे, मैं जानता हूं। मैं रोहित अग्रवाल जी को लाता हूं। मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा। विवेक जी बात खत्म कर लीजिए। अच्छा बोलिए विवेक जी, बोलिए। विवेक जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था आपसे, हाँ देखिए, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शर्तें हैं, शर्तें क्या, उसको तो पैसा मिलना ही नहीं था।
अगर आप पिछले 6 से 7 महीने तक पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो कर रहे थे, दे वर इन सच अ बैड शेप इकोनॉमिकली। मैं पाकिस्तानी मीडिया को क्यों फॉलो करूंगा सर? मैं पाकिस्तानी मीडिया को क्यों फॉलो करूंगा बताइए? मैं पाकिस्तानी मीडिया पर दिखाई जा रही खबरों को क्यों सच मानूंगा बताइए? मैं क्यों मानूंगा? मैं तो पाकिस्तानी मीडिया नहीं देखूंगा, मैं तो अपनी सरकार को सुनूंगा, अपनी सेना को सुनूंगा, अपने देश के मीडिया को देखूंगा सर। नहीं, देखिए, एक पत्रकार को, एक पॉलिटिशियन को, एक थिंकर और फिलोसोफर को सबकी सुननी चाहिए, सबको एनालाइज करना चाहिए, तभी हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। अगर मैं पाकिस्तानी मीडिया का कोई चैनल नहीं देखता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कम पेट्रियोटिक हो गया। आई लव माय नेशन, लेकिन सर हम क्या कह रहा है, न्यूज चैनल्स पर, हम उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर साइबर अटैक नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम पर। जी के 3 जगह 3 ऑफिसेस में साइबर अटैक हुए हैं। रशियन टीवी, आप जानते हैं जब सच्चाई दिखाई जाती है तो वो चुभती है, ये इस बात का सबूत है। बिल्कुल, लेकिन जो अमेरिकन मीडिया है, जो रशियन मीडिया है, जो यूरोपियन मीडिया है, उसने हमारे पॉजिटिव में नहीं दिया कवरेजेस। छोड़िए ना सर, उसने दिखाया ना सर, आप मानते हैं घुस के मारा और बुरी तरह मारा, ये काफी है। यूरोपियन मीडिया हमारे बारे में क्या लिख रहा, अमेरिकन मीडिया हमारे बारे में क्या लिख रहा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव चोर हैं, ये सड़क चलता कोई बोल देगा, क्या फर्क पड़ेगा आपको? नहीं पड़ेगा। विवेक श्रीवास्तव झूठे हैं, कोई सड़क चलता बोल देगा, फर्क पड़ेगा आपको? नहीं पड़ेगा। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं जानता हूं विवेक श्रीवास्तव सच्चा आदमी है, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी बुलाते हैं। रोहित अग्रवाल जी। हाँ ठीक। देखिए अनुराग जी, स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है, देश के सामने भी स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जिस तरीके से हमारे देश का विपक्ष आज बिहेव कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे देश का विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हो। अरे सापरा साहब और यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, इनसे ज्यादा शांत प्रवक्ता कोई था ही नहीं। और ये आज किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के, ये दिखाता है कि इनको खुद पता है कि इनकी जो नीतियां हैं एज अ विपक्षी पार्टियां, वो नीतियां कहीं ना कहीं देश के खिलाफ है। अरे आप राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप देश का विरोध कर रहे हैं। यहां पे ये विवेक श्रीवास्तव बैठ के किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। ये यहां हिंदुस्तानी मीडिया में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, या पाकिस्तानी मीडिया में ट्रोल होने के लिए यहां पे इस तरीके की बातों का प्रयोग कर रहे हैं? ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में ट्रोल हो? अरे शर्म आनी चाहिए, किस तरीके की आप बात कर रहे हैं। अरे आप समझ भी पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं? आपको ट्रंप पे भरोसा है, अपने प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा नहीं है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। ट्रंप जो बोल रहा है, जिससे अपनी बात से पलट गया, उसको आप बार बार रिपीट करके कहना चाहते हैं। अपने देश का प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं उस पर आपको विश्वास नहीं है। अपने देश का विदेश मंत्री क्या कह रहा है उस पर आपको विश्वास नहीं है। डीजीएमओ क्या कह रहा है उस पर आपको विश्वास नहीं है। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं सबको सुनना चाहिए। अरे 70 साल तक आतंकवादियों को सुनते रहे, इसीलिए तो आज देश का इतना बुरा हाल हो गया। अब नहीं सुनता भारत आतंकवादियों की। अब किसी भी स्थिति में हम आतंकवादियों के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, अब घुस के मारेंगे, जैसा अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया है कि हमने घुस के मारा और उसके बाद सुना नहीं, सुनाया कि हमने तुम्हारे सारे आतंकी संगठनों के ठिकानों पे हमला करके आए हैं हम, जिसपे आप बिलबिला रहे हैं। अरे राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसीलिए तो उनको बुलाया गया था ना सर्वदलीय बैठक के अंदर। आप कह रहे हैं उनको कुछ बताया ही नहीं गया। अरे सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई गई थी? सब बताने के लिए तो बुलाई गई थी, परंतु आप तो उसके अंदर अपने पक्ष ही नहीं रखना चाहते थे। और सर्वदलीय बैठक से दोनों ही बार, ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, सर्वदलीय बैठक से निकल करके किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी। 4 दिन बाद सबको आपत्ति हो गई उस सर्वदलीय बैठक पे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस ने स्वयं अपने प्रवक्ताओं को कहीं ना कहीं ये संदेश जारी किया था कि जो कांग्रेस की लाइन है उस पे जाके बात करें। ये लोग आके टीवी पे कुछ भी शुरू कर देते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। अंडरस्टैंड, इनको समझना तो चाहिए कम से कम कि आप सरकार का विरोध करो, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो, पर देश का तो विरोध मत करो, भारत का तो विरोध मत करो, इंडिया का तो विरोध मत करो। अरे इंडी गठबंधन नहीं है, ये इंडिया है, ये हमारी आत्मा है। भारत कमजोर होगा ना तो हमारी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ टीवी पे बैठ के जो डिबेट कर रहे हो ये नहीं कर पाओगे। हाथ में कटोरा दिखाई पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा अगर भारत सशक्त है तभी हम हैं। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जहां पे देश की बात आए वहां पे एक बार अपनी सेना को सैल्यूट करके ये बोलिए कि उनके पराक्रम के कारण आज हमारा सीना 56 इंच का है। आज खाली प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का नहीं, हर भारतीय का सीना 56 इंच का है। थोड़ी ना सैल्यूट करेंगे सर,
आप तो कह रहे हो डोनाल्ड ट्रंप को सैल्यूट अरे नहीं तो आप करेंगे। कर रहे हो ना ट्रंप को सैल्यूट, हम तो कह रहे हैं ट्रंप ने झूठ बोला है और ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की, परंतु आप तो चाहते हो ट्रंप को ही सुनना चाहते हो। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री को तो मानना ही नहीं चाहते हो, सुनना ही नहीं चाहते हो। सच्चाई ये है। अरे ट्रंप तो खुद कह चुका है मैंने मध्यस्थता नहीं की, उसके बाद भी आप ट्रंप की बात करते हो, तो इसका मतलब क्या है? आपने तो अभी खुद कहा कि पाकिस्तानी मीडिया को सुनना चाहिए, तो आपको तो ये बताना पड़ेगा ना कि आपको हिंदुस्तानी मीडिया को सुनना है या पाकिस्तानी मीडिया को। Salute the American president, we salute the Indian army. अब पाकिस्तान We don't salute the American president. पाकिस्तान के अंदर Let इसी BJP तरीके से salute the ऑपरेशन American होगा president. और वहां से अगर कुछ सुना जाएगा तो सिर्फ उनकी चिल्लाहट सुनी जाएगी, सिर्फ उनके विदेशियों रोने के की कहने आवाज पे सुनी भारत ने जाएगी, ceasefire उनके किया है, गिड़गिड़ाने शर्म की की आवाज बात सुनी है। जाएगी। वहां पे 40 और जिस करोड़ तरीके से आतंकवादी ceasefire किया, वो समर्थक भी शर्म रहते की हैं। बात है। पाकिस्तान में 40 करोड़ आतंकवादियों के समर्थक रहते हैं, उनकी बात सुनने की हमको कोई जरूरत नहीं है। विवेक अगर श्रीवास्तव दोबारा जी, भारत के ऊपर आंख विदेशियों उठा के के कहने देखने पर की कोशिश सीज़फायर की, किया, तो ये फिर आपके से पास घर में तथ्य घुस कहां के से आया? मारेंगे। जिस विदेशी ने ये कहा वो मुकर गया अपनी बात से। अभी तक कैसे इस बात पर टिके हुए हैं कि विदेशियों के कहने पर जब सीज़फायर आकर के भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री पीछे पड़ जाएगी, बयान बदलो, डैमेज हो गया तो करेगा ये आदमी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, पूरे विश्व को मालूम है कि ट्रंप का बयान पूरे बदलना विश्व को मालूम है। तो फिर से सैल्यूट करो। अमेरिका facilitated the loan to Pakistan. अमेरिका facilitated the loan to Pakistan. अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर भारत की विदेश नीति के कारण अपना बयान बदल देते हैं तो एक बार फिर से भारत को सैल्यूट करके करो, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव अगर आप खुद कह रहे हो कि भारत की विदेश नीति ट्रंप से बयान बदलवा देती है, या आपने कहा है भाई साहब अभी एक डिबेट में 2 सेकंड पहले आपने कहा है, तो आपको तो सैल्यूट करना चाहिए भारत की विदेश नीति ट्रंप के। ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जिस तरीके से आसिम मुनीर का आधा चेहरा और राहुल गांधी का आधा चेहरा लगाया गया है अमित मालवीय की तरफ से, क्या आपको लगता है कि इससे बेहतर तरीका हो सकता था अपनी इस बात को कम्युनिकेट करने का भारतीय जनता पार्टी के पास? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए ये कोई मतलब इसका मुकाबला जहां तक जाता है ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो है नहीं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का कटा हुआ सर कांग्रेस ने लगा दिया, बाद में कहा ये तो हमने कपड़ा लगा दिया। आज जब सवाल पूछ रहे हैं उस तरह के कितने गिरे, तो वो आसिफ मुनीर का चेहरा लगा दिया, और ये कहीं जाकर रुकने वाला नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, भारत ने जो सफलता हासिल की है, आज जैसा विपक्ष रहा होता तो 1971 में भी आज हम ऐसे ही हाल में होते। इसको समझिए जरा, जो व्यवहार, मैं फिर कह रहा हूं कि सर्वदलीय बैठक में बाकायदा एजेंसीज ने, बाकायदा विदेश मंत्रालय की तरफ से सब कुछ बताया गया और उस पर सबकी सहमति बनी। अभी भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके जो चेयरमैन है शशि थरूर, उन्होंने बताया कि सब कुछ विदेश मंत्री ने आकर बताया। ट्रेड डील पर कोई बात नहीं, उसको क्यों स्वीकार नहीं शशि थरूर को तो कांग्रेस रिमांड पे ले रही है कि लक्ष्मण रेखा मत लांघिए आप। नहीं, मुझे लगता है कि वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। ऐसे समय में अगर कोई पार्टी ये करने की कोशिश करेगी, आज तक आप क्या किससे सुनते आते थे? हम अनुराग जी, आप क्या सुनते आ रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस की सरकार ने भेज दिया था पक्ष रखने के लिए, यही सुनते आ रहे थे ना। यानी जो प्रैक्टिसेज कांग्रेस की महानता की थी वो मोदी जी को महान कैसे नहीं बनाएंगे? या तो आप कहीं, तब आप क्या कहते हैं, मोदी तो डर गए, हमारे बिना चलते नहीं है। और बड़ा विचित्र सा शब्द इस्तेमाल किया अभी कि कीर्तन मंडली, वो जीत कर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो जीत कर आते हैं वो कीर्तन मंडली हो गए, और दूसरी पार्टियों को जो सांसद जीत कर आते हैं वो अलग हो गए, वो बड़े विद्वान हो गए, बड़े महान हो गए। मुझे लगता है लोकतंत्र का ये अपमान है, और कई बार ये अपमान लगातार किया जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये वक्त देश की जो क्षमता है, जो दुनिया ने देखी है, सब स्वीकार कर रहे हैं दुनिया। और चूंकि अभी कोई कह रहा था कि विदेशी मीडिया ने हमें नहीं किया, अब विवेक श्रीवास्तव ने तो बता दिया कि हमारा विदेश मंत्रालय इतना ताकतवर है कि ट्रंप का बयान बदलवा देता है, जो एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन उससे भी आगे, जब न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करता है, हेडलाइन लिखता है कि नहीं दोनों को डैमेज नहीं हुआ है, ऐसा लगता है, अंदर क्या लिखता है कि पाकिस्तान का कोई सैटेलाइट इमेजरी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, भारत ने जो किया वो सबका प्रमाण है। अब इसके बाद भी हमारे देश के लोग अगर ये सब कर रहे हैं, हमारे देश के नेता ये सब कर रहे हैं, राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर बैठकर ये सब कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बैठकर कर रहे हैं, तो मैं फिर कहूंगा देश के लिहाज से नैरेटिव बनाना सीखिए, विदेशियों के लिहाज से, उनके लिहाज से आज भी नैरेटिव बनाना मत शुरू कीजिए। ये बहुत गलत है, बेहद खतरनाक है। ठीक है, ये कितना खतरनाक है दीपक वोरा सर? आप तो कई देशों में रहे हैं डिप्लोमेट के तौर पर। वो एब्सोल्युटली सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी
द बेस्ट आई हैव सीन सर। 52 साल हो गए। अभी एक हमारे पॉलिटिकल लीडर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनली द आर्मी कैन नॉट ब्रीफ द नेशन। सर मुझे मालूम नहीं आपने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है सर, मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ। आपको याद होगा 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1999 में कारगिल में हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स आके ब्रीफ करते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब जी ब्रीफिंग देते हैं, साथ में उनका मिलिट्री चीफ होता है। यूक्रेन का भी यही है, अमेरिका का भी यही है सर। हम लोग चाहते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया वांट टू नो, ओके आपके पॉलिटिकल लीडर बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मिलिटरीली सिचुएशन क्या है वो आपकी मिलिट्री बना सकते हैं। तो इस तरह से सर मेरा आपसे अनुरोध है सर, ये ना कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिशन है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है सर। सरकार उनसे कहती है, आर्मी चीफ से, नेवल चीफ, एयर चीफ से, कि आप बताइए देश को क्या स्थिति है। नहीं सर, देयर इज सर, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन और मेरा बिल्कुल अलग है सर। मैं तो भारत के संविधान की बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो आप कौन से गलत बोल रहे हैं सर। मैंने आप पे कोई आरोप सर, मैंने आप पे आरोप नहीं लगाया सर, मैंने आप पे आरोप नहीं। दिस इज नॉट ऑफ यू विदाउट द परमिशन ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर एंड यू कैन नॉट, आप जो है उस प्रोटोकॉल को तोड़ करके आपको किसने बोला है को एड्रेस नहीं कर सकता है। आपको किसने, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं आपसे। आपको किसने बोला? आप पता नहीं कौन सा मैं आपसे और ज्यादा जिम्मेदारी से बोलता हूं कि डिफेंस मिनिस्ट्री से उनको परमिशन मिली। मैं भी कह रहा हूं डिफेंस मिनिस्टर नहीं एडवाइस करेगा, और अगर डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है तो डिफेंस मिनिस्टर को बात करनी थी, आपको डिफेंस सेक्रेटरी को बात करनी थी। अच्छा, अब डीजीएमओ को ला करके लोगों को विवेक श्रीवास्तव के मन के हिसाब से बदलाव करने पड़ेंगे। मैं अंत में शाजिया का रुख करूंगा। शाजिया, कुछ सवाल थे सापरा साहब के, जवाब दीजिए। देखिए, मैं अभी भी न्यूयॉर्क टाइम्स जो हमेशा भारत के खिलाफ लिखता है, मैं पढ़ के आपको सुना सकती हूँ कि कैसे सैटेलाइट इमेजरी के जरिए बाकायदा ये तय हो गया है कि 6 से ज़्यादा मिलिट्री बेसेस पाकिस्तान की तबाह हुई हैं और बहुत ही अच्छी तरह से रिटेलिएशन हुआ है और प्रिसिशन टारगेट्स हुए हैं। ये तो सबसे ज़्यादा विरोधी जो अखबार है भारत का, तो वो लिख रहा है। खैर, आप ये जो हमारे 3 प्रवक्ता जो अलग अलग पार्टीज़ के हैं, ये कहते हैं इंडिया अलायंस के हैं, लेकिन मुझे लगता है आज के दौर पर वो पिंडी अलायंस का काम कर रहे हैं, यानी कि रावलपिंडी अलायंस का, क्योंकि जो सवाल पाकिस्तान उठाना चाह रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, वो सारे सवाल वो भारत में उठाकर बाकायदा उसी तरह से जैसे राहुल गांधी के बयानात पाकिस्तान ने एक 125 पेज के डॉसियर में लिखकर दिए थे यूनाइटेड नेशंस को, ये सब वही काम कर रहे हैं। तो इंडी नहीं, पिंडी अलायंस आज से मैं आप लोगों को कहूंगी, क्योंकि आप लोग रावलपिंडी की के लिए ठीक है, क्योंकि आपने उनके अलायंस का नाम बदला है, तो सापरा साहब को मुझे 10 सेकंड देने पड़ेंगे। सापरा साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज हम क्लियर देना चाहते हैं कि अगर ये सिंदूर का सौदा करेंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष आवाज उठाएगा। अगर विजय शाह सिंदूर का सौदा करेगा, अगर जगदीश देवड़ा सिंदूर का सौदा करेगा, अगर जयशंकर सिंदूर का सौदा करेंगे, रामगोपाल यादव का भी नाम ले लीजिए। सापरा साहब रामगोपाल यादव जी का भी नाम ले दीजिए। सापरा साहब रामगोपाल यादव का भी नाम ले दीजिए, बाकी नामों के साथ रामगोपाल जी का भी नाम ले दीजिए। नहीं लेंगे आप, नहीं लेंगे आप। रामगोपाल यादव जी का भी नाम नहीं लेंगे आप, जिन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर टिप्पणी करके उन्हें अपमानित करने का काम किया, उनका नाम आप नहीं लेंगे। इसी राजनीति से बचना है, इसी राजनीति को समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज का समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनल्स का आज ताल ठोके में जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोके देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।